नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में थर्ड फोर्स के बारे में। दरअसल अभी तक आम आदमी पार्टी की आमद ठीक से नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत बन के उभरेगी, लेकिन अभी तक मामला थोड़ा सा धीमी गति में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं और उसके चलते लगता है मध्य प्रदेश में उनका ध्यान कम है। लेकिन आज इसी के चलते हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, बसपा की। बसपा की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बसपा ने 40 सीटों पर जो निर्णायक भूमिका अदा करती है मध्य प्रदेश में, वहां अपने प्रत्याशी खड़े करने का निर्णय लिया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता किया, गठबंधन किया है। इसके चलते लगभग 250 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दी है और लगभग 40 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं। विंध्य की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, वहां उसने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का फैसला किया, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। कहा जाता है कि कांग्रेस को जो वोट बैंक है उस पर बसपा सेंधमारी करती है, और इस बार बसपा की ताकत जो है बढ़ने की स्थिति लगती, क्योंकि गोंडवाना के साथ जो उसका समझौता है वो कहीं ना कहीं बसपा को मजबूत करेगा और कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगा। आज हम इस पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि बसपा से गठबंधन का या समझौते का काम कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के जिम्मे था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जिम्मे, लेकिन बातचीत चल नहीं पाई और मामला आधे रास्ते टूट गया। और इसके चलते कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बसपा थोड़ा लंबा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी तक की जो स्थितियां, उससे ऐसा लग रहा है। आपको बता दें कि बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों दल ऐसे हैं जहां परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। हम बातचीत में इसका जिक्र करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने एक परिवार के 3 लोगों को मध्य प्रदेश में उम्मीदवार बनाया अपना, उनका विस्तार से भी जिक्र करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर हमारे 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के बहुत पुराने जानकार पत्रकारों में शामिल जयराम शुक्ल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ, फिर मैं जयराम जी के पास आऊंगा। जयराम जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्ट। जी, हमारे साथ हमारे 2 साथी और हैं, संदीप पौराणिक जी और देवदत्त दुबे जी। चर्चा की शुरुआत मैं संदीप जी से कर रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। दरअसल विंध्य का भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि विंध्य से कांग्रेस के परिवार, एक बड़े परिवार के नेता ने बीजेपी का हाथ थामा है, कांग्रेस का हाथ छोड़कर, इसलिए और आपकी बातचीत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन संदीप जी, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन कितना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा और कितना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि बीएसपी से समझौते का जिम्मा दिया था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को, बसपा से बात बनी नहीं और अब मामला आगे बढ़ गया। कह सकते हैं कि बसपा और गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अभी तक की जो अनुपस्थिति है, उसके चलते वो थर्ड फोर्स की भूमिका निभा सकती है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वोट बैंक पर चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी दावा ठोकने की कोशिश करती रही है जी और कई बार ये हुआ है कि इस वर्ग के वोट जिसके साथ हो गए उसको बढ़त मिल गई चुनाव में। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बसपा ने ज्यादा चातुर्य दिखाया है इन राजनीतिक दलों की तुलना में, क्योंकि उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता किया है। मध्य प्रदेश में करीब करीब 37% वोट दलित और आदिवासियों के हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हो सकता है कि वो हैसियत नहीं बची है जो आज से 1 दशक पहले थी, लेकिन वो प्रभावित करने की स्थिति में कुछ फीसदी वोट हासिल कर सकती है। वहीं बसपा की स्थिति है, जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ इलाका है, चाहे ग्वालियर चंबल हो, बुंदेलखंड हो, बिंद हो, ये इलाका ऐसा है जहां पर बसपा की उपस्थिति लंबे समय से है। वो चुनाव भले न जीती हो, लेकिन चुनाव हराने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा जब हम महाकौशल में चले जाते हैं या निमाड़ में चले जाते हैं तो आदिवासी वोट बैंक है। तो मुझे ये लगता है कि भले उनकी 82 सीटें दोनों वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन बसपा और गोंडवाना का जो असर है वो करीब करीब 60 से 70 सीटों तक तो है।
मैं फिर वही कह रहा हूं कि चुनाव भले ना जीते, चुनाव हराने की स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा जरूर रहेंगे। कांग्रेस की जहां तक आपने बात कही कि समझौते की जिम्मेदारी कमलनाथ जी पर थी, अगर बसपा से और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कांग्रेस समझौता करने में सफल होती तो उसकी ताकत और बढ़ती राघवेंद्र जी। जी क्योंकि कांग्रेस को यह माना जाता है कि वो दलितों और आदिवासियों में गहरी पैठ रखने वाला राजनीतिक दल है। लेकिन जब बसपा और गोंडवाना का गठबंधन हो गया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी वोट जाएगा वो कांग्रेस के हिस्से का ज्यादा वोट जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा नुकसान रहने की आशंका रहेगी। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बनने की जो चर्चाएं हैं उसमें एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाए। बिल्कुल, यही हमारा आज की बातचीत का जो दृष्टिकोण है, जो एंगल है, वो यही है कि बीजेपी का नुकसान कम होगा, क्योंकि आदिवासी और दलित वोट बैंक में बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर है। पिछले चुनाव की बात करें तो 18 में बीजेपी की स्थिति कमज़ोर हुई थी आदिवासियों में, इसलिए वो सत्ता के बाहर हो गई थी। और अगर दलितों की बात करें तो दलित और माइनॉरिटी की बात करें और आदिवासी, ये कांग्रेस का एक तरह से वोट बैंक था। और ये तीनों ही वोट बैंक में कांग्रेस की हालत लगातार कमज़ोर होती जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जयराम शुक्ल जी हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी पकड़ है और मध्य प्रदेश की सियासत के इतिहास को वो मध्य प्रदेश बनने के पहले से जानते हैं। तो जयराम जी, दरअसल विंध्य का जो मामला है उसका इलाका भी काफ़ी कुछ यूपी से लगता है, ग्वालियर चंबल का क्षेत्र भी यूपी से लगता है। यहाँ बसपा और सपा की जो है स्थिति मजबूत रहती है या वो चुनाव के नतीजे को प्रभावित करती है? आपकी राय कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि बसपा जो है कांग्रेस और भाजपा के ताकतवर असंतुष्टों पर अपना काम कर रही है और वो उन असंतुष्टों को अपना प्रत्याशी बना रही है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि बसपा ने एक ऐसे परिवार को टिकट दिया है जो झांसी से विधायक है, लेकिन उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में रहती थी, मीरा यादव उनका नाम है, और उनको निवाड़ी से टिकट मिला है, बसपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा इसी परिवार की एक बेटी है, उनको पृथ्वीपुर से टिकट दिया है, रोशनी यादव उनका नाम है। और इसी परिवार के एक युवक हैं जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिजावर से। इस परिवार के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो है दीप नारायण यादव, झांसी से विधायक हैं। उनके चचेरे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं चचेरा बिजावर से, और बेटी लड़ रही है उनकी रोशनी पृथ्वीपुर से, और पत्नी लड़ रही है निवाड़ी से। तो बसपा को और सपा को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इनका गठबंधन जो है जरूर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है और भाजपा के सपनों को सत्ता के निकट ले जाता हुआ दिखता है। अभी की स्थिति में आपकी राय? पहली चीज तो ये कि बीएसपी का भी उद्गम स्थल ये विंध्य ही है जी। ये जानना चाहिए कि जो पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता 91 में, वो भीम सिंह जी रीवा संसदीय क्षेत्र से ही जीते थे। श्रीनिवास तिवारी, जमुना प्रसाद शास्त्री, कौशल प्रसाद मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं को हराकर जी 89 में वो यहाँ पे महारानी प्रवीण कुमारी को भी पीछे कर दिया था बीएसपी ने, और जमुना प्रसाद शास्त्री संयुक्त उम्मीदवार के रूप में जनता दल से जीते थे। तो पहली चीज तो ये कि बीएसपी का जो उद्गम स्थल है वो ये रीवा है। दूसरी चीज, विंध्य के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ गोंडवाना गणतंत्र का कोई आधार नहीं है, शून्य आधार है। यहाँ ट्राइब क्षेत्र है, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और सीधी। तो यहाँ पे गोंडवाना की कभी कोई उपस्थिति नहीं रही है, और इस अंचल में बीएसपी की भी उपस्थिति नहीं रही है। बीएसपी का जो बड़ा आधार रहा है वो रीवा और सतना रहा है। रीवा से 3 बार तो सांसद जीत चुके, सतना से 1 बार सांसद जीत चुके, 1 बार 4 विधायक रीवा से जीते थे। यानी 98 के चुनाव तक बीएसपी की यहाँ पे एक अच्छी धमक रही है। 98 के बाद से बीएसपी के जितने भी नेता हैं धीरे धीरे करके सब हाशिए में जाते गए। और एक जानकर बड़ा दिलचस्प होगा आपको कि बीएसपी के जितने भी नेता यहाँ से विधायक बने वो सब आज की तारीख में कांग्रेस में है। यानी विद्यावती पटेल 2 बार बनी, वो कांग्रेस में है। IMP वर्मा 3 बार बने, वो कांग्रेस में है। बलता साकेत, शीला त्यागी और उधर कल्पना वर्मा सतना की। तो इस तरीके से वो सब के सब कांग्रेस में चले गए, एक आध को छोड़ के, जैसे बुद्धसेन
सांसद और विधायक भी रहे, तो वो बीजेपी में है, पता नहीं किस पार्टी में है। जयराम जी, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। सतना से जो बसपा के सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस के बड़े दिग्गज को हराया था, अर्जुन सिंह जी को। अर्जुन सिंह जी को हराकर वो लोकसभा गए थे। तो कुल मिला के जो बीएसपी की लीडरशिप थी यहाँ शून्य है। बीएसपी का खुला खाता है। जैसे एक पार्टी का नाम सुना होगा आपने, सवर्ण समाज पार्टी जी। बीएसपी के रिएक्शन में वो पैदा हुई थी और उसमें सवर्णों के हित की बात करती थी। हम विंध्य के और चंबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बीएसपी वही काम कर रही है जिसके लिए सवर्ण समाजवादी पार्टी बनी है। सभी जितने भी सवर्ण कैंडिडेट हैं सब पहुंच रहे हैं थैली लेके बीएसपी की ओर, और यहाँ तो घोषित हो गए यादव सिंह, जो जिनकी टिकट कटी नागौद से, बीएसपी में शामिल हो गए। एक बीडी पांडे हैं, वो बीएसपी से शामिल हो गए। तो इस तरीके से बहुत से सवर्ण उम्मीदवार जो नाउम्मीद हैं बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी और दलित की ओर बात करती हैं, और बीएसपी अब सवर्ण की बात करने लगी है। तो हमारे इलाके में तो वो काम कर रही है जो सवर्ण समाज पार्टी करती थी, उनकी तारनहार हो गई है। नंबर ये जो कि रीवा और सतना में बीएसपी का जो मैक्सिमम वोट शेयर था वो 23 से 24% तक पहुंचा था। 1998 तक स्थिति ये थी कि यहाँ कोई पार्टी जीते लेकिन नंबर 2 पे बीएसपी होती थी, और कई जगह तो जीतती ही थी स्वाभाविक तौर से। 3-3, 4-4 विधायक जीतते थे यहाँ से और सतना से। राम लखन सिंह अमर पाटन से, ये रामपुर बघेलान से 2-3 बार जीते। ये राम खिलामन जो मंत्री हैं बीजेपी के, ये बीएसपी से चुनाव लड़े, ये बीएसपी से बीजेपी में आ गए। बीजेपी का आधार इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका उद्गम हुआ था, क्षीण हो चुका है और उसका वोट बैंक शिफ्ट हो गया है बीजेपी की ओर। यहाँ का वोट बैंक था बीएसपी का दलित और ओबीसी, तो वो शिफ्ट हो गया है बीजेपी में। अब पिछली बार बीजेपी को जो 30 में 24 सीट मिली वो इसी शिफ्टिंग की वजह से मिली। 24% का जो शेयर था बीएसपी का, वो आके 5 से 6% में आ गया, तो पूरे इधर शिफ्ट हो गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर नहीं, उसका असर है मंडला में, डिंडोरी में, बालाघाट में, और उधर वो वाला जो बेल्ट एक छोटा सा पैच है वहाँ गोंडवाना गणतंत्र। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितनी है अभी देखना, एक आध तो और पैदा हो जाएंगी। एक वो मनमोहन भट्टी और तो पता नहीं किसका पता नहीं कितने अध्यक्ष है। एक हीरा सिंह मरकाम की थी, वो 3-4 बार टूट चुकी, ये कर चुकी, और उसमें भी जो सवर्ण और उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी भी नजरें लगी रही हैं, तो बहुत सारे नेता उसमें भी घुस गए थे। जैसे जयस भी आ गई है, जो जयस भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में है, जो जिसका इलाका धार और झाबुआ तरफ ज्यादा वो काम कर रही है। तो बहुत सारी बातें आपने इसमें बताई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो संदीप पौराणिक जी ने कहा कि वो खेल ना जीत पाए, लेकिन खेल बिगाड़ने का मादा अभी भी उसके पास है। 4-5% वोट ही कई बार खेल को बिगाड़ देते हैं। सत्ता में जो पार्टी पहुंचने वाली होती है उसको फिसल के नीचे पहुंचाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम आपसे अगले दौर की बातचीत में चर्चा करेंगे कि आखिर गोंडवाना या बसपा का इलाका भले ही विंध्य ना रहा हो, लेकिन चंबल के क्षेत्र में उसका असर है, और इतनी तो ताकत उसके पास है, वो जीत ना पाए लेकिन हराने का मादा रखती, जैसा संदीप जी कहते हैं, और हम लोग इस बात से बहुत हद तक सहमत भी है। देवदत्त जी, आपने सुना संदीप जी को, जयराम शुक्ल जी को। बीएसपी कभी ताकतवर हुआ करती थी विंध्य में, लेकिन अब वो वहाँ बहुत ही छोटे रूप में हो गई है। गोंडवाना की बात करें तो वो विंध्य के क्षेत्र के अलावा बाकी जगह तो है, लेकिन वो बहुत सारी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को वोट मिलते थे। ये गठबंधन बीएसपी का और गोंडवाना का कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी जयस की बात हम करेंगे, इसके अलावा ओबीसी की पार्टी की बात करेंगे, जो अभी चुनाव के आते आते सक्रिय होंगी। आम आदमी जो बड़ा प्लेयर था उसके भी आने की संभावना ताकत के साथ, आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, हर चुनाव की तासीर अलग होती है, और खासकर विधानसभा में तो जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं जी, तब समीकरण पता चलते हैं कि आखिर क्या रहेंगे समीकरण। लेकिन ये बात सही है कि जितने दल खड़े हो जाएंगे उतना ही सत्ता विरोधी जो वोट है उसका बंटवारा होगा। एक तो ये सामान्य सी धारणा है, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 दलीय रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहा है। तो जो भाजपा से नाराज लोग होंगे सत्ता से, वो कांग्रेस के पास जाते हैं, लेकिन वो बटेंगे, कभी बसपा, सपा, आप और जेएस, और एक भीम आर्मी भी है,
तो ये सब केवल वोट कटवा नहीं है, कहीं कहीं ये जब समीकरण जैसे प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के जहाँ कमजोर होंगे वहां वो अपनी जीत भी दर्ज कर देंगे। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड से लेके बिंद का जो इलाका जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, पहले तो ये हुआ करता था कि जैसे पूर्व विधायक है यादवेंद्र सिंह जो नागौद से खड़े हो गए बसपा से, वो ताकत दिखा सकते हैं। रसाल सिंह खड़े हो गए हैं बसपा पार्टी से, बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। तो ये जो असंतुष्ट जो ताकतवर जिन्होंने पार्टियां बदली है, बसपा का दामन थामा है, हो सकता है कि इनके भाग्य में जीत का सहरा बन जाए। बिल्कुल, ये तो होता ही है। जब जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध होगा वहां ध्रुवीकरण थर्ड पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में हो जाएगा। ऐसा कई जगह पहले हुआ है और इस बार ज्यादा संभावना है। अभी तक 2-3 चुनाव से ऐसा हो रहा था कि सिमटती जा रही थी बसपा और सपा, इसलिए कि उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही तब बसपा के प्रत्याशी यहाँ ज्यादा जीते, जब उत्तर प्रदेश सपा की सरकार रही तो यहाँ सपा के ज्यादा जीते, और 2-3 चुनाव से सिमट रहे थे। लेकिन इस बार फिर एक उभार ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ मैनेजर है तो इन दलों को मैनेज कर लेंगे, जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में जैस को मैनेज किया था और हीरालाल अलावा को टिकट दे दिया था। लेकिन इस बार अभी तक तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है, खासकर जो कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं भाजपा से। और इन दलों को भी बहुत अच्छा है, जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे उनको घर बैठे अच्छे, कोई 10-15 हजार वोटों का मालिक है, कोई 20 हजार का वोटों का मालिक है, वो घर बैठे आ रहा है। तो इनको और नहीं उनको ठौर नहीं, ऐसा एक जो चल पड़ा है उसमें इनके समीकरण जरूर बिगड़ेंगे। बिल्कुल, कहीं भाजपा के कहीं कांग्रेस के, इसमें कोई शक नहीं। जिनके टिकट कट रहे हैं वो बसपा का सपा का दामन थामते हैं। लेकिन संदीप जी, दरअसल हम 2013 की और 2008 की बात करें तो बीएसपी ने मध्य प्रदेश की 227 और 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसका जो स्वर्णिम काल था, जो जयराम शुक्ल जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि बीएसपी ने 1990 में मध्य प्रदेश की 187 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन तब वो सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई थी। लेकिन 93 में उसने 11 सीटें जीती, और 1998 की बात करें तो वो भी 11 सीट, लगातार 2 चुनाव में उसने 11 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी को चौंका दिया था। उसके बाद से लगातार इसकी सीटें घटना शुरू हुई। 2003 में सिर्फ ये 2 पर आई, 2008 में ये 7 सीटों जीत कर आई, और 2013 में ये 4 सीटों पर जीती। इस बार भी अगर जिसे कहते हैं ना कि भाग्य से छीका टूटा, तो बसपा के कुछ लोग फिर जीत के आ सकते हैं, और अगर हंग असेंबली आती है तो फिर वो भी सत्ता के निर्णायक बन सकते हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। आपकी राय, आम आदमी पार्टी का जिक्र हम करना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अभी उसकी ताकत के साथ एंट्री नहीं हुई मध्य प्रदेश में, किसी सीट उन्होंने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आपको इस बारे में बसपा के अलावा क्या लगता है? आपके बारे में अगर कुछ लगता हो तो जरूर शेयर करें। देखिए राघवेंद्र जी, जैसे बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात कर रहे हैं, बसपा का 5% था 2018 में जी, उससे पहले 13 में 6-7% था, उससे पहले 9% था 2008 में। राघवेंद्र जी, बसपा में पहले भी मैंने कहा कि चुनाव जीते ना जीते, लेकिन गोंडवाना के साथ जुड़ के उसका मत प्रतिशत बढ़ जाएगा, और मत प्रतिशत बढ़ने का आशय यह है कि राजनीतिक बड़े दलों को नुकसान पहुंचाने का। बिल्कुल, क्योंकि बसपा अगर 5 से ऊपर जाती है गोंडवाना के साथ मिलके, तो नुकसान किसका होगा? बड़ा नुकसान राजनीतिक दल का होगा, और यह संभावना है कि बसपा का वोट बैंक इस बार बढ़ सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। जहां तक आपने आम आदमी की पार्टी की बात की राघवेंद्र जी, बड़ा प्लेयर है वो थर्ड फोर्स का, क्योंकि उसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं, और ये कहा जाता है कि जो मुफ्त की रेवड़ी वाली बात है वो सबसे आगे है, वो जी घोषणाएं करने में सबसे आगे है, क्योंकि 2 राज्यों में उसने कुछ कर दिखाया है, लोगों को सुविधाएं भी दी हैं, एजुकेशन और हेल्थ में बड़ा मॉडल पेश किया है जी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आने के बाद और वोट का बंटवारा होगा। जैसे ही बसपा की ताकत बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक दल है, 2 प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के लिए वोट का जो शेयर है वो प्रभावित होगा इन राजनीतिक दलों के सक्रिय होने से और उम्मीदवारी के चलते, मुझे लगता है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो इंडिया संगठन जो बना है उसमें भी कांग्रेस ने इस बात की चिंता जताई थी कि आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ अपना उम्मीदवार ना उतारे, उससे
तालमेल की बातचीत भी हुई थी, लेकिन हमें लगता है कि वो मामला भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसलिए मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, यहाँ सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन का स्वरूप कम से कम विधानसभा चुनाव में आकार लेता हुआ नहीं दिख रहा है। जयराम शुक्ल जी, बसपा हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा प्लेयर मध्य प्रदेश में बन सकता है, लेकिन अभी तक उसकी उपस्थिति नजर नहीं आ रही है। आपकी राय? देखिए, सहयोग कहिए कि आम आदमी पार्टी की भी दस्तक हमारे में ही शुरू हुई जी। तो इस इलाके को आप ऐसा कह सकते हो कि पहले समाजवादी दल, फिर बीएसपी और ये आम आदमी पार्टी सिंगरौली में सफलता मिली उसको नगर निगम के चुनाव में जी। और रानी अग्रवाल वहाँ की मेयर हैं और वहाँ करीब 10 से 12 विधायक वो पार्षद भी जीते हैं। और भी कुछ जैसे बरगमा की नगर परिषद है, वहाँ भी आपके पार्षद जीते हुए हैं, तो उसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। रीवा से आपका प्रत्याशी लड़ा था महापौर के चुनाव में, तो उसको भी करीब 7-8 हजार वोट मिले थे। वो भी बहुत मायने रखता है, 7-8 हजार वोट जब नेक फाइट होती है जी। तो आम आदमी पार्टी का जो असर दिखेगा वो भी ग्वालियर में और हमारे इलाके में दिखेगा। ग्वालियर में भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इधर सिंगरौली में बहुत अच्छा किया था। तो आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। मुझे लगता है कि वो कहीं वोट के मामले में बीएसपी को स्थानापन्न न कर। लेकिन अभी तो जयराम जी वो मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, उनके बड़े नेता जेल की शिक्षों के पीछे है। हमें लगता है कि इसीलिए उनका मध्य प्रदेश से थोड़ा सा फोकस हटा हुआ है जी। विचार जैसे आप भगवंत मान को तो यहाँ की ड्यूटी में ही लगा दिया है। भगवंत मान के 4 दौरे हो चुके हैं, सिंगरौली में, सतना में और रीवा में। एक तरीके से उनकी ड्यूटी पंजाब का मुख्यमंत्री है। और लेकिन भगवंत मान मस्त नेता है, वो बहुत रणनीतिक या कूटनीतिक काम नहीं कर पाते। वो वैसे भी मस्त मौला है, अपने संगीतकार है, थोड़ा सा राजनेताओं के जुगुड़ होते वो उनमें कम है। तो मुझे लगता है कि अभी वो उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी तो यहाँ वोट पाएगी, जैसे अब सिंगरौली में तो निश्चित ही पाएगी। और यहाँ मतलब जहाँ उम्मीदवार वो खड़ी करेगी, बिल्कुल 5000 प्लस ही रहेगी, ये मान के चलिए। बिल्कुल 5000 प्लस ही रहेगी जी। देवदत्त जी, आपकी राय? समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब पुराने प्लेयर हैं, नए प्लेयर की बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति मजबूती से होगी। हम सब लोग कई बार इस पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो माहौल है उसमें वो असर नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। अगर वो प्रत्याशी खड़े करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा वोट का हिस्सा लेकर जाएंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी धुंधली है। आपकी राय बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की आहट से ही जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटना शुरू की, उससे उसकी दमदारी समझी जा सकती है। अभी उसके आने दो, उसका घोषणा पत्र प्रत्याशी जी, बहुत लोग अभी उसके लाइन में लगे हैं। यदि हमारा टिकट नहीं हुआ तो हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे जी। अन्य क्षेत्रों में भी वो जिस तरह से उपस्थिति दर्ज करा रही है, मुझे लगता है कि इस बार दस्तक जरूर देगी मध्य प्रदेश की विधानसभा। लेकिन कह सकते हैं कि अभी तो, जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जयराम जी कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक तरह से प्रभारी बना के भेजा है, लेकिन वो जो कूटनीतिक चालें होती है, राजनीति के जो दावपेच होते हैं, भगवंत सिंह मान उसमें थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं। जब तक कोई केजरीवाल जी या दूसरे लोग नहीं आएंगे तब तक मध्य प्रदेश में थोड़ा सा माहौल बनने में दिक्कत जाएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिंगरौली में और ग्वालियर में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर अच्छा असर दिखाने की कोशिश करेगी। इस बार उसका वोट बैंक बढ़ने की संभावना है और थोड़ी सी चतुराई से उसने काम किया है। भाजपा और कांग्रेस के जो ताकतवर लीडर हैं असंतुष्ट, उनको अपने पाले में लाकर उनको टिकट भी दिए। तो देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति बनती है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयराम जी, आपका साधुवाद। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बसपा सेंध लगा रही है आदिवासी वोट बैंक के जरिए। दलित तो उसके खाते में है। देखते हैं इसका फायदा किसको होता है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।